Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो हम जानेंगे जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का इसके बारे में। तो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑन शेड्यूल इन जुलाई। जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का एक्सपेक्टेड है कि वो आपका स्टार्ट होगा जुलाई में। The last session of parliament was curtailed and ended sine die on March 25th, and under the constitution norm, the next session has to be held within 6 months. The period end on September 14. जो last session था parliament का इसको curtailed कर दिया गया था और end कर दिया गया था sine die March 25 को, और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है उसके अनुसार जो नेक्स्ट सेशन है उसको 6 मंथ के अंदर होना होगा। ये जो पीरियड है वो आपका समाप्त हो जाएगा सितंबर 14 को, इसी कारण उसको पहले ही शेड्यूल करके रख लिया गया है। तो हम बैकग्राउंड को समझते हैं। 3 सेशन हैव बीन curtailed since the pandemic began in March last year. First of this was the budget session of 2020. The winter session last year was also cut short. Last year the monsoon session, which usually start in July, began in September. 3 सेशन है अभी तक के जिसको कि कर्टेल कर दिया गया है जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है मार्च लास्ट ईयर से। पहला तो आपका बजट सेशन था 2020 का, उसके बाद विंटर सेशन था लास्ट ईयर का जिसको कट करके शॉर्ट कर दिया गया था, और लास्ट ईयर का जो मॉनसून सेशन था जो कि स्टार्ट होना था जुलाई में वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप से 3 सेशन जो थे वो कर्टेल हुए अभी लास्ट मार्च से। तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर में क्या कहता है? आर्टिकल 85 रिक्वायर्स दैट देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 कहता है कि गैप जो है वो मोर देन 6 मंथ का नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में पार्लियामेंट के। नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन और हाउ मेनी डेज पार्लियामेंट शुड मीट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा है कि कब और कितने दिन के लिए पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए। द पावर टू कन्वेन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स। द डिसीजन ऑफ द कमिटी इज फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन हुज नेम एमपी आर समन टू मीट फॉर दिस सेशन। जो पावर है कन्वेन करने का सेशन को पार्लियामेंट का, ये गवर्नमेंट के पास है। जो डिसीजन है वो लिया जाता है कैबिनेट कमिटी के द्वारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। जो डिसीजन है कमिटी का इसको फॉर्मलाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके नेम पे एमपी जो है वो समन भेजते हैं मीटिंग के लिए सेशन का। वाई इज ए पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट? क्यों पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है? लॉ मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हेन पार्लियामेंट मीट। लॉ मेकिंग जो है वो डिपेंडेंट है जब पार्लियामेंट मीट करता है। ऑल्सो ए थोरो स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन नेशनल इशू कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द 2 हाउस आर इन सेशन। और जो थोरो स्क्रूटनी है गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का, डेलिब्रेशन का, नेशनल इश्यू को लेके, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों हाउस सेशन पे हो। प्रिडिक्टेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज की टू ए वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। और जो प्रिडिक्टेबिलिटी है फंक्शनिंग का पार्लियामेंट का, ये बहुत जरूरी है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो हम जानेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में। द हाईलाइट ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे वर रिसेंटली रिलीज बाय द आरबीआई पॉइंटिंग टू सम ऑल टाइम लोस। जो हाईलाइट है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का, इसको रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा। वो पॉइंट कर रहे हैं कुछ ऑल टाइम लो के बारे में। तो ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है इसको कौन रिलीज करता है? तो आरबीआई रिलीज करता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, द आरबीआई कंडक्ट दिस सर्वे एवरी कपल ऑफ मंथ बाय आस्किंग हाउसहोल्ड इन 13 मेजर सिटीज such as Ahmedabad, Bhopal, Guwahati, Patna, Thiruvananthapuram, etc. about their current perception and future expectation on a variety of economic variable. ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है आरबीआई कंडक्ट करता है इस सर्वे को हर एक कपल ऑफ मंथ पे, और पूछता है हाउस होल्ड से 13 मेजर सिटीज के, जिसमें अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, तिरुवनंतपुरम भी आते हैं, कि करंट परसेप्शन उनका और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल को लेके। दिस वेरिएबल इंक्लूड जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, ऑन इनकम एंड स्पेंडिंग लेवल। ये जो वेरिएबल है वो जो है इंक्लूड करता है जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन को, एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो को, ओवरऑल प्राइस के सिचुएशन को, ऑन इनकम और स्पेंडिंग लेवल को कंसीडर करता है। बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज द आरबीआई कंस्ट्रक्ट 2 इंडिसेस, द करंट सिचुएशन इंडेक्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। ये जो स्पेसिफिक रिस्पांस होता है इसको ध्यान में रखे आरबीआई कंस्ट्रक्ट करता है 2 इंडिसेस को, जो कि आपके कुछ इस प्रकार है। एक तो आपका करंट सिचुएशन इंडेक्स और दूसरा होता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। द मेन वेरिएबल ऑफ द सर्वे आर इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इनकम, स्पेंडिंग। जो मेन वेरिएबल है इस सर्वे का वो क्या है? तो इकोनॉमिक सिचुएशन कहता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या है, इनकम कितना है, स्पेंडिंग कितना है। The CSI map how people view their current situation on income, employment, etc. vis-a-vis year ago. The FEI maps how people expect the situation to be a year from now. ये जो CSI है वो मैप करता है पीपल का व्यू को करेंट सिचुएशन का ईयर अगो से, और ये एक्सपेक्ट करता है सिचुएशन को अ ईयर फ्रॉम नाउ के बाद से उसको कंसीडर करता है।
By looking at the two variables as well as their past performance, one can learn a lot about it how Indians have seen themselves faring over the years. और देख के इन दोनों वेरिएबल्स को पास्ट और पास्ट के परफॉर्मेंस को कंसीडर करके हम लर्न कर सकते हैं बहुत कुछ कि किस तरीके से हम लोग जो है फेयर कर रहे हैं, सालों में क्या उन्नति किया नहीं किया, उसमें आइडिया लगा सकते हैं क्यों ये इतना मैटर करता है. द सीसीएस इज ए सर्वे दैट इंडिकेट हाउ ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक कंज्यूमर आर रिगार्डिंग देयर एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल सिचुएशन. जो सीसीएस है ये एक सर्वे है जो कि इंडिकेट करता है कि किस हद तक हम ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक कंज्यूमर है रिगार्डिंग अपने एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके. इफ द कंज्यूमर आर ऑप्टिमिस्टिक, स्पेंडिंग विल बी मोर, वेयर एज इफ दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट देन देयर कंजम्पशन पैटर्न में लीड टू रिसेशन. और अगर कंज्यूमर ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो इसका सिंपल सी मतलब है कि स्पेंडिंग बढ़ेगा, जबकि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पेसिमिस्ट होंगे, तो इसका मतलब है पुअर कंजम्पशन पैटर्न देखा जाएगा जिसके कारण रिसेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. तो हम जानेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सारे फैक्ट को कंसीडर करेंगे. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज इंडोर्स्ड सेक्यूरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर अ सेकंड 5-year टर्म फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2026. जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने इंडोर्स किया है जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस को सेकंड 5-year टर्म के लिए, जो कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा. UN Secretary General. The UN Charter describes the Secretary General as Chief Administrative Officer of the organization, who shall act in the capacity and perform such other functions as are entrusted to them by the Security Council, General Assembly, Economic and Social Council and other United Nations organs. जो यूएन चार्टर है वो डिस्क्राइब करता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि एक्ट करते हैं अपने कैपेसिटी और परफॉर्म करते हैं बाकी अदर फंक्शन को जो कि उनको दिया गया हो सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के द्वारा. The Charter also empowers the Secretary General to bring to the attention of the Security Council any matter which will upon may threaten the maintenance of international peace and security. और ये जो चार्टर है वो एम्पावर करता है सेक्रेटरी जनरल को कि वो अटेंशन लाए सिक्योरिटी काउंसिल का वैसे मैटर पे जो उसके ओपिनियन में ऐसा है कि वो थ्रेटन कर सकता है मेंटेनेंस को, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, तो उसको सबके नजर में लाया जाता है. इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड ए कैंडिडेट फॉर द जनरल असेंबली 193 मेंबर्स टू अपॉइंट. तो सिक्योरिटी काउंसिल होता है वो रिकमेंड करते हैं कैंडिडेट को जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स का जो है उसके अपॉइंट के लिए. Although all UN members get a voice in the Secretary General selection, the 5 permanent members of the Security Council hold the most influence. Any one of them can eliminate a nominee with a veto. जो सारे यूएन मेंबर जो है उनका वॉइस है सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन पे, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है. ये आपको पता होगा किस रीजन से, जो उनको वीटो पावर दिया गया है. इस कारण उनमें से कोई भी किसी को भी एलिमिनेट कर सकता है नॉमिनी को वीटो के यूज करके. क्या इश्यू और चैलेंजेस है ऑफिस को लेकर यूएन सेक्रेटरी जनरल का? द यूएन चार्टर डज नॉट क्लियरली डिफाइन द फंक्शन एंड पावर ऑफ सेक्रेटरी जनरल. जो यूएन चार्टर है वो क्लियरली नहीं डिफाइन करता है कि क्या फंक्शन या पावर है सेक्रेटरी जनरल का. सिलेक्शन इज नॉट डन इंटायरली ऑन मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी. जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरीके से मेरिट या ट्रांसपेरेंसी से नहीं किया जाता है. Critics of the appointment process that it lacks transparency and fell prey to cronyism due to the permanent Security Council member veto power and their secret negotiation over candidate. क्रिटिक्स जो है तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का उनका मानना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इस कारण ये क्रॉनिज्म को जन्म देता है जो कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर वीटो पावर और उनके सीक्रेट नेगोशिएशन के कारण होता है. The Secretary General often struggle to balance the interest of other large funder and powerful member state as well. और जो सेक्रेटरी जनरल है वो ऑफन स्ट्रगल करते हैं बैलेंस करने में जो इंटरेस्ट है अदर लार्ज फंडर और पावरफुल मेंबर स्टेट का. साथ साथ क्या सिग्निफिकेंस है इस ऑफिस का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? तो सबसे पहले तो पीस कीपिंग और सेकंड मेडिटेशन. पीस कीपिंग, द सेक्रेटरी जनरल ऑफिस ओवरसी पीस कीपिंग मिशन एंड अपॉइंट द अंडर सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट. जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस होता है वो देखता है पीस कीपिंग मिशन को और अपॉइंट करता है अंडर सेक्रेटरी को जो कि इंचार्ज होते हैं इस डिपार्टमेंट के. Mediation, as a part of good officer's responsibility of the position, the Secretary General practice independence and impartiality to prevent and limit conflict. और एक पार्ट के तौर पे गुड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो प्रैक्टिस करते हैं इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को ताकि वो प्रिवेंट कर सके और लिमिट कर सके कॉन्फ्लिक्ट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीआई सर्टिफाइड मैंगोज. तो हम जानेंगे जो मैंगोज है जिनको जीआई सर्टिफाई किया गया है. 16 वैरायटीज ऑफ मैंगो इंक्लूडिंग 3 जीआई सर्टिफाइड वैरायटीज एक्सपोर्टेड टू बहरेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बिहार. तो न्यूज में आने के पीछे इसका रीजन ये था जो 16 वैरायटीज है मैंगोज का जिसमें 3 जीआई सर्टिफाइड वैरायटी भी आते हैं, उसको अभी हाल ही में एक्सपोर्ट किया गया है बहरेन में वेस्ट बंगाल और बिहार से.
तो जो 3 GI सर्टिफाइड मैंगो है उसका नाम याद होना बहुत जरूरी होता है। तो आपका ये क्रिस्पति एंड लक्ष्मभोग है वेस्ट बंगाल का, और जारदालू बिहार का। ये तीनों GI सर्टिफाइड मैंगो है। तो कहाँ कहाँ का ये आपको नाम के साथ प्लेस भी याद होना चाहिए। तो क्रिस्पति और लक्ष्मभोग वेस्ट बंगाल और जारदालू बिहार का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस काउंसिल इन इंडिया। जो ऑटोनोमस काउंसिल है इंडिया का, हम इसको समझेंगे। तो इंग्लिश में क्यों आया? Tarengma Nagas in Assam have written to Union Home Ministry demanding an autonomous district council amid a decision by the central and state government to upgrade the Karbi Anglong Autonomous Council into a territorial council. जो रेंगमा नागा से आसाम के, उन्होंने लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर को और डिमांड किया एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, देखते हुए जो डिसीजन था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, जो वो अपग्रेड कर रहे थे कार्बी एनालॉग ऑटोनोमस काउंसिल को टेरिटोरियल काउंसिल पे। इस कारण उन्होंने एक सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड की है, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। तो हम समझेंगे सबसे पहले तो कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में। KAAC इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द स्टेट ऑफ असम, इंडिया फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लिविंग इन एरियाज नेमली कार्बी एंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। जो KAAC है ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है स्टेट ऑफ असम इंडिया का, जो कि डेवलप करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ट्राइबल को जो कि रह रहे हैं कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। द काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम। ये जो काउंसिल है उसको गठन किया जाएगा 6th शेड्यूल के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शन करेगा गवर्नमेंट ऑफ असम के अंतर्गत। ऑटोनोमस काउंसिल क्या, हम इसको समझेंगे, उनके पावर और कॉम्पिटेंसी क्या है सबको। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विच हैव बीन ऑटोनॉमी विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का, जिसको कि ऑटोनॉमी दिया गया है रेस्पेक्टिव स्टेट के साथ। Most of these autonomous district council are located in North India, but 2 are in Ladakh, a region administered by India as a union territory. ज्यादातर जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो आपका लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, लेकिन इसमें से 2 आपका लद्दाख पे भी लोकेटेड है, जो कि एक रीजन है जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा यूनियन टेरिटरी के तौर पे। Presently, 10 autonomous council in Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura are formed by virtue of 6th schedule, with the rest being formed as a result of other legislation. Presently, 10 autonomous council है, कहाँ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में, जिसको फॉर्म किया गया था 6th शेड्यूल के अंतर्गत। बाकी जो है उनको बनाया गया था अदर लेजिस्लेशन के माध्यम से। पावर और कॉम्पिटेंसी इसका क्या, हम उसको समझेंगे। Under the provision of 6th schedule, autonomous district council can make law, rule and regulation in the following areas. जो प्रोविजन है 6th शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, इसके अंतर्गत लॉ, रूल और रेगुलेशन बनाया जा सकता है इस एरियाज में। तो कौन कौन से? लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन, फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चीफ हेडमेन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स। जुडिशियल पावर क्या है इनके पास, हम उसको समझेंगे। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू फॉर्म कोर्ट टू हियर केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड मैक्सिमम सेंटेंस इज लेस देन 5 ईयर इन प्रिजन। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास पावर है कि वो कोर्ट बना सकता है, हियर कर सकता है केसेस को, जब दोनों ही पार्टी मेंबर होंगे अगर शेड्यूल ट्राइब्स के तो। और जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो लेस देन 5 ईयर्स का है। टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कैसा होगा ऑटोनोमस काउंसिल का? तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पावर टू लिवाई टैक्सेस, फीस एंड टोल्स ऑन बिल्डिंग एंड लैंड, एनिमल, व्हीकल, बोट, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द एरिया, रोड्स, फेरीज, ब्रिज, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड जनरल टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल एंड रोड। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनका पावर है कि वो लगा सकते हैं टैक्सेस, फी, टोल्स, बिल्डिंग और लैंड, एनिमल और व्हीकल, बोट, एंट्री ऑफ गुड्स, एरिया, रोड, फेरी, ब्रिजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जनरल टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल एंड रोड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके सारे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड अनूप चंद्र पांडे, रिटायर्ड उत्तर प्रदेश कैडर IAS ऑफिसर, टू द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो थे हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपॉइंट किया है अनूप चंद्र पांडे को, जो कि रिटायर्ड उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है, इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द ACI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्टर करने के लिए इलेक्शन को इंडिया पे, जो रूल्स और रेगुलेशन जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके अनुसार। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन जनवरी 25, 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था जनवरी 25, 1950 को। The major aim of Election Commission of India is to define and control the process of election conducted at various level, Parliament, State Legislature, Office of President, Vice President of India.
जो मेजर एम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो प्रोसेस है इलेक्शन का जो कि कंडक्ट किया जाता है अलग अलग लेवल पर, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। इट कैन बी सेड दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर द स्मूथ एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इंश्योर करता है स्मूथ और सक्सेसफुल ऑपरेशन डेमोक्रेसी का। फंक्शनिंग इसका कैसे है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ईसीआई हैज सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटायर प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है आर्टिकल 324 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का, को सुपरिटेंड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है पूरे प्रोसेस को, कंडक्शन को लेकर इलेक्शन का, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो भी हो हर एक स्टेट का, और जो ऑफिस है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसका कंपोजिशन कैसा है? इनिशियली द कंपोजिशन है ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। इनिशियली जो कमीशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन आज क्या है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो इलेक्शन कमिश्नर भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर वेर अपॉइंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1989, देन वेरी शॉर्ट टाइम टिल 1 जनवरी 1990। पहली बार जो था जो 2 एडिशनल कमिश्नर थे उनको अपॉइंट किया गया था वो 16 अक्टूबर 1989 के समय में किया गया था, लेकिन काफी शॉर्ट टाइम के लिए था, 1 जनवरी 1990 तक के लिए ही। आफ्टरवर्ड ऑन 1 अक्टूबर 1993 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वेयर अपॉइंटेड, और उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। The concept of multi-member commission has been in operation since then with decision-making power by majority vote। और जो कॉन्सेप्ट है मल्टी मेंबर कमीशन का जो कि ऑपरेशन में है, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर के द्वारा लिया जाता है मेजोरिटी वोट का। अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ कमीशन, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या टेन्यूर है इस कमीशन का? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है सिलेक्ट करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। दे हैव ए टेन्यूर ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज ईयर। उनका जो टेन्यूर है वो 6 ईयर का होता है, वह अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स का जो भी पहले हो। They have the same status and receive pay and perk as available to judge of the Supreme Court of India। उनका सेम स्टेटस है और उनको पे और पर्क भी सेम मिलता है जैसे कि जज को मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू एक्विजिशन बाय पार्लियामेंट। जो सीईसी है उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से तभी जब एक्विजिशन लगाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। द इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। और जो इलेक्शनल कमिश्नर है वह रीजनल कमिश्नर है, उनको नहीं रिमूव किया जा सकता ऑफिस से बिना रिकमेंडेशन के सीईसी के। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.